दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने से पूर्व फिर से एक बार रोजगार, बेरोजगारी और यहां से होने वाले पलायन को लेकर मुद्दा गरमाने लगा है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने तरीके से पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से पलायन के मुद्दे को बड़ा बनाकर इसे यात्रा के तौर पे तब्दील करके बिहार में एक तरह का माहौल बनाया गया है। कन्हैया कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं और इसके पीछे राहुल गांधी का बड़ा सपोर्ट है। तो कन्हैया कुमार की इस यात्रा की वजह से बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पूर्व पलायन का मुद्दा बड़ा बन गया है। इससे पूर्व राजद के तेजस्वी यादव बार बार वहां बेरोजगारी, वहां से युवाओं के पलायन और रोजगार को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं और नीतीश कुमार से इस बात का जवाब मांगते रहे हैं कि आखिर उनके 20 साल के कार्यकाल में आखिर यहां से पलायन क्यों नहीं रुका। इसी बीच प्रशांत किशोर जो स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है, उन्होंने भी पलायन को एक बड़ा मुद्दा बना रखा है। उनके पूरे राजनीतिक जो एक घेरेबंदी है उसका एक मूल मुद्दा है पलायन। जो बिहार से युवाओं का पलायन हो रहा है उसे लेकर वो बार बार सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने हाल ही में बदलाव रैली की और इस बदलाव रैली के जरिए वो बिहार में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उनकी इस रैली में, उनकी इस जनसभा में बहुत सारी सैकड़ों कुर्सियां खाली नजर आई। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि प्रशांत किशोर जिस बड़े जोश के साथ राजनीति के सफर पे निकले थे बिहार में, क्या वो जोश ठंडा पड़ता जा रहा है? क्या लोगों ने उनका पहले जो जिस तरह से सपोर्ट किया था, जिस तरह से वो कुछ समय पहले तक रैलियां निकालते थे, बड़ी संख्या में भीड़ होती थी, लेकिन अब वो भीड़ नहीं हो रही है। उल्टे प्रशांत किशोर ने इसे लेकर प्रशासन पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन के लोग, उनके जो समर्थक है, उन्हें भीड़ वहां ग्राउंड में जुटने नहीं दिए। इसकी वजह से उनके कार्यक्रम की कुर्सियां खाली रही। सवाल ये नहीं है कि प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रहे, सवाल ये भी नहीं है कि कन्हैया कुमार जिस पलायन रोको और नौकरी दो वाला आंदोलन कर रहे हैं उस राजनीति की फिलहाल क्या जरूरत है। चूंकि फिलहाल विधानसभा के चुनाव होने हैं इसलिए ये मुद्दा बड़ा बन गया है। लेकिन कांग्रेस से भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, राजद से भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर चुनाव के वक्त ही उन्हें बिहार में पलायन का मुद्दा क्यों नजर आता है। क्यों नहीं 20 वर्षों के शासन काल में जब राजद भी इसी सरकार के गठबंधन में सरकार चलाती रही, उस दौरान रोजगार के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, युवाओं के पलायन को रोकने का प्रयास किया गया। अब चूंकि विधानसभा के चुनाव हैं तो पलायन के मुद्दे को बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक आंकड़े आपको बताते हैं, इस आंकड़े से आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार में पलायन का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया है। पिछले जो मानसून सत्र की बात कर ले तो सितंबर में, पिछले साल यानी 2024 के सितंबर की बात कर ले तो उस वक्त जो विधानसभा में एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे उसके मुताबिक 2,90,00,000 लोगों ने बिहार से पलायन किया था, जबकि यही आंकड़ा कुछ समय पूर्व तक 5 करोड़ था। तो सरकार को 2,90,00,000 लोगों के पलायन का ये जवाब देना था और इसके बाद सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया कि रोजगार और पलायन को रोकने के लिए वो 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख अन्य नौकरियों पर काम कर रही है, यानी कुल 50 लाख नौकरियों पर काम कर रही है। जिस राज्य में 3 करोड़ लोगों ने पलायन किया है वहां 50 करोड़ लोगों के रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। इन 50 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था की गई, यानी समझा जा सकता है कि जितनी बड़ी मांग है उसकी तुलना में जो वो पूर्ति है वो बेहद कम है। और ये सब 7 निश्चित योजना जो है उनकी सरकार की तरफ से, उसके तहत ये किए जा रहे। इसी वजह से बिहार में जो पलायन है वो रुक नहीं रहा। एक समय था जब कोविड काल के समय बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग बाहर या दूसरे प्रदेशों में रहते थे, उन्होंने रोजगार चूंकि खत्म होने या कंपनियां बंद होने की वजह से उन्हें अपने प्रदेश लौटना पड़ा था। उस समय एक उम्मीद बनी थी कि पलायन बिहार से रुक जाएगा और उस समय सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि एक ठोस प्लान बनाकर यहां से पलायन को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन
जैसे ही कोरोना काल का वो दर्द खत्म हुआ, वो दौर खत्म हुआ, धीरे धीरे सरकार भी अपनी बात भूलती चली गई और अब यह हालात है कि उसी तेजी से पलायन हो रहे जो पहले होते थे। लेकिन सरकार का तर्क है कि पहले 5 करोड़ के करीब पलायन हुए थे, लेकिन अब वो घटकर 3 करोड़ हो गए हैं। लेकिन 3 करोड़ का पलायन भी कोई आम पलायन नहीं है। इस वजह से जो बिहार की प्रतिभा है वो दूसरे राज्यों में परफॉर्म कर रही है और इससे दूसरे राज्यों को फायदा पहुंच रहा है। सिर्फ यही नहीं है, फायदे के साथ नुकसान भी है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो बिहार से बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, पलायन करके आए हैं, उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जैसे लोगों के की अपनी राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है। उन्हें बाहरी होने का तमगा भी झेलना पड़ रहा है। कई जगह उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और बदतमीजी करने की भी खबरें सामने आती रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में यह मुद्दा गरमाया हुआ है और इसे लेकर उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच एक बड़ी खाई बनती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो मुद्दा भी गंभीर क्यों नहीं बन जाता है, क्योंकि आखिर बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अमूमन एक साथ रहकर सरकार चलाती रही है। तो सवाल तो नीतीश कुमार से और भारतीय जनता पार्टी से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर इतने समय में उन्होंने पलायन के मुद्दे को खत्म क्यों नहीं किया, पलायन की समस्या का सामना क्यों नहीं किया और इसका हल क्यों नहीं निकाला गया। क्यों राज ठाकरे जैसे लोगों को इस मामले में राजनीति करने का मौका मिल रहा है, क्यों राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है जो खुलेआम उत्तर भारतीयों को ढूंढकर या उनके कामकाज को देखकर उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो अमूमन इसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी राजद और कांग्रेस भी जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस, राजद, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में रही है और इन लोगों को पलायन का मुद्दा खत्म करना चाहिए था, पलायन की समस्या का हल करना चाहिए था। लेकिन हर बार विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पलायन का मुद्दा उठाकर राजनीति की जाती है और जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद पलायन के मुद्दे को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही वजह है कि पिछले 20 सालों में बिहार में कुछ भी नहीं बदला। बिहार से आज भी बड़ी संख्या में युवा पलायन कर रहे हैं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए उन्हें दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और इसके पीछे जो बिहार की राजनीति है और उसकी जो इच्छा शक्ति है उसके अभाव की वजह से बिहार में कोई भी ऐसा नेता नहीं निकला जिसने ये प्रण लिया हो कि वो बिहार से होने वाले पलायन को रोक देंगे और बिहार के युवाओं को कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये बयान नीतीश कुमार ने जरूर दिया था कि बिहार के युवाओं को अब बाहर जाकर रोजी रोजगार जो खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो समय के साथ अपनी बातें भूलते जा रहे हैं और जो उनका मुद्दा था उससे वो भटक चुके हैं। एक समय था जब वो नरेंद्र मोदी को अपने डीएनए के सैंपल भेजने के लिए करोड़ों की संख्या में उन्होंने डीएनए सैंपल भेजे थे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी बन के उभरे थे। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन का संयोजन किया था, लेकिन हाल अब ऐसा हो गया है कि वो नरेंद्र मोदी के कभी पैर छूते हैं, कभी जयशंकर प्रसाद के पैर छूते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद के पैर छूते हैं। उन्हें इतना भी इल्म नहीं है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री है और एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनका ये व्यवहार बिहार को किसी आत्मग्लानि की तरफ मोड़ता है, बिहार को शर्मिंदा करता है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए, अपने मुख्यमंत्री पद को बचाए रखने के लिए और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कभी नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं, कभी रविशंकर के प्रसाद के पैर छू रहे हैं, कभी राज्यपाल के पैर छू लेते हैं। उनका जो व्यवहार है वो अनियंत्रित होता जा रहा है और ऐसा भी आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि 3-4 मौके ऐसे आए जब उनका व्यवहार एक सीएम के तौर पे ऐसा लगा जैसे वो सीएम नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति है। इसी वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी तो नीतीश कुमार के मानसिक हालात पे सवाल खड़े करती थी, लेकिन अब चूंकि उनके गठबंधन में है तो वो नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट करती नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने की भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूरी है, इसी मजबूरी का नतीजा है कि बिहार में कुछ भी नहीं बदल रहा है। नीतीश कुमार जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हुआ करते थे और बड़े अपने
हिसाब से निर्णय लिया करते थे, आज उनकी हालत यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने चरणों में लेटने को तैयार है, क्योंकि सिर्फ उन्हें मुख्यमंत्री पद बने रखना है। और इसी वजह से वो लगातार ऐसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जिसे देखकर बिहार शर्मिंदा हो रहा है। लेकिन इसी बिहार में पलायन का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, छात्रों के पढ़ाई का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरह की समस्याएं हैं। यहाँ आज भी बड़ी संख्या में निवेश नहीं होने से कंपनियां स्थापित नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से युवाओं को पढ़ने के बाद भी दूसरे राज्यों पे नौकरी के लिए निर्भर रहना पड़ रहा है। ये तमाम समस्याएं जरूर गंभीर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त ही तमाम पार्टियों को ये सारी बातें याद आती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये सारी बातें भुला दी जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार से पलायन कब खत्म होगा, आखिर बिहार से जो युवाओं को बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए अपनी जगह तलाशनी पड़ती है वो कब खत्म होगा, आखिर बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में राज ठाकरे और उनकी जैसी पार्टियों के द्वारा जो अपमान झेलना पड़ता है वो कब बंद होगा। ये इस पर सोचना जरूरी है, अगर नहीं सोचेंगे तो ये सिलसिला बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।